Hello everyone and welcome to my channel. So today we are going to continue with our GST series, and today we are going to talk about the e-way bill, which is one of the document under GST. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. Let's get started with the video. तो ई-वे बिल क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ना किसी व्हीकल में, और उन गुड्स की वैल्यूज़ 50,000 से एक्सीड कर रही है, 50,000 से ज़्यादा है, इन दैट केस यू नीड टू हैव एन ई-वे बिल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. ठीक है. अ GST रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गुड्स इन अ व्हीकल हुज वैल्यू एक्सीड्स 50,000. कि अगर 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है किसी गुड्स की जो आप किसी व्हीकल से ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है. ई-वे बिल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. जाहिर सी बात है, फॉर मूवमेंट टू बी जनरेटेड ऑन द ई-वे बिल पोर्टल. अच्छा, ई-वे बिल आपको ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि ऑफलाइन लाइन में लगना पड़ रहा है. ठीक है. जैसे कि GST के पहले इट वाज नॉट दैट मच सॉर्टेड, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट आफ्टर GST ई-वे बिल पोर्टल से आपका ये काम हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, ई-वे बिल will be generated when there is a movement of goods in a vehicle of more than 50,000 in relation to a supply. कि जब आप सप्लाई कर रहे हो किसी को गुड्स फॉर रीजन्स अदर देन अ सप्लाई, जैसे कि रिटर्न. मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं ना सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न. तो मान लीजिए आपने किसी को गुड्स सेल किए थे और वो बंदा आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, दैट इज़ सेल्स रिटर्न. तो फिर से तो गुड्स वापस आ रहे होंगे ना ट्रैवल करके, तो उस वाले ट्रांसपोर्ट को भी हम, उसके लिए भी हमें ई-वे बिल चाहिए होगा. ठीक है. ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई. इनवर्ड सप्लाई मैंने कई बार बताया है कि GST में हम इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं किसको? परचेज़ को कि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, इनवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई किसको बोलते हैं हम? सेल्स को. ठीक है. तो जब भी आप परचेज़ करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है, कि सामने वाला सेलर है, आप परचेज़र हो, बट यू आर रजिस्टर्ड एंड दैट पर्सन, दैट सेलर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, इन दैट केस ऑल्सो एन ई-वे बिल हैज़ टू बी जनरेटेड. ऐसा कुछ हमने RCM के केस में भी पढ़ा था, ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला. अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप उसका वीडियो देख लेना. और वैसे मैंने GST का पूरे सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो. आगे आते हैं. देखिए, फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स द ई-वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड मैंडेटरीली इवन इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज लेस देन 50,000. देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 50,000 तक की वैल्यू, अगर 50,000 से ऊपर के गुड्स हैं तब आपको ई-वे बिल जनरेट करना है. बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना जो स्पेसिफाई किए गए हैं कि अगर ये गुड्स हैं तो इनकी वैल्यू अगर 50,000 से कम भी है तब भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है. अब ये कौन से गुड्स होते हैं? पहला देखिए, इंटर स्टेट मूवमेंट. पहली बात, इंटर स्टेट किसे कहते हैं? बिटवीन टू स्टेट्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में. ठीक है, कि यूपी से MP अगर आपके गुड्स जा रहे हैं, नॉट विद इन द स्टेट बट बिटवीन द स्टेट्स. ठीक है. इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर. अच्छा, जॉब वर्कर क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल जो है वो तो ओनर ऑफ गुड्स है, जॉब वर्कर कौन होता है? कि मान लो प्रिंसिपल ने अपने गुड्स उठा के किसी बंदे को दे दिए और कहा कि तुम इसमें प्रोसेसिंग करो. अब उसमें उसको जो भी चेंजेस करने हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑल्टरेशन, असेंबलिंग, रिपेयरिंग, कुछ भी करना हो, वो सारा अपना जॉब परफॉर्म करके उन गुड्स पे प्रिंसिपल को गुड्स वापस कर देता है. ठीक है. तो गुड्स जॉब वर्कर के नहीं होते, ही इज़ नॉट द ओनर. तो जब भी इंटर स्टेट मूवमेंट होता है गुड्स का बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, इन दैट केस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर है या नहीं. अगर 30,000 की भी वैल्यू है ना गुड्स की और आप ले जा रहे हो किसी व्हीकल में, तो भी आपको ई-वे बिल अपने साथ रखना होता है. और नेक्स्ट क्या है? इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ डीलर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST रजिस्ट्रेशन. हमने रजिस्ट्रेशन वाला भी चैप्टर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वो देख लेना. बट हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कई लोग होते हैं जिन्हें GST का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता. तो अगर किसी के पास GST का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन से, एंड दैट पर्सन इज़ ट्रांसफरिंग द गुड्स इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और गुड्स क्या हैं? हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, तब भी 50,000 की लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर 50,000 से कम की भी वैल्यू के गुड्स हैं तो भी इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू जनरेट एन ई-वे बिल. ठीक. आगे आते हैं कि ई-वे बिल जनरेट किसको करना होता है.
सीधी सी बात है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको जनरेट करना है, 50,000 से ऊपर की वैल्यू है गुड्स की। तो अनरजिस्टर्ड का क्या सीन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ई वे बिल। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं ना तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अनरजिस्टर्ड सेलर हैं तो आपको ई वे बिल नहीं दिखाना है, वो आपको दिखाना ही दिखाना होता है। ठीक है, हाउएवर when a supply is made by an unregistered person to a registered person, the receiver will have to ensure all the compliances are met as if they were the supplier। देखो फिर यहाँ पे वो RCM वाला केस आ गया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला। जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है बट जो बायर है दैट मतलब बायर इज़ रजिस्टर्ड, ऐसे केस में क्या होता है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मीट ऑल द लीगल कंप्लायंसेस रिगार्डिंग ई वे बिल। सेम केस यही होता था हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि जो रिसीवर होता है या जो बायर होता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टर मतलब मिडलमैन जो गुड्स कैरी करके ले जा रहा है, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज जैसे भी ले जा रहा है। इवन इफ द सप्लायर हैज़ नॉट जनरेटेड द ई वे बिल, तब भी इनको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, द केसेस इन विच ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ई वे बिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है? तो सबसे पहले when the mode of transport is non-motor vehicle, ऐसी किसी गाड़ी से गुड्स जा रहे हैं जिसमें मोटर नहीं है, जैसे कि साइकिल रिक्शा टाइप की अगर कोई गाड़ी से आप गुड्स भेज रहे हो तो इवन इफ़ द गुड्स आर ऑफ द वैल्यू मोर देन 50,000 तो भी आपको ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम, पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो। देखो कस्टम जहाँ भी आ जाता है ना, कस्टम से क्लियर हुआ है, कस्टम की सील लगी है, कस्टम के बॉन्ड में है, किसी भी केस में आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कस्टम पोर्ट से गुड आया है, कस्टम फ्रेट स्टेशन से आया है, क्लियरेंस बाय कस्टम से आया है। नेक्स्ट है गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम सुपरविजन और अंडर कस्टम सील। कस्टम्स में किसी कस्टम्स ऑफिसर के सुपरविजन से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या उसमें कस्टम की सील लगी हुई है, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड, देखो कई गुड्स होते हैं ना कि वो जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो एक कस्टम लोकेशन से दूसरी कस्टम लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो एक अग्रीमेंट होता है कस्टम से जिसको कस्टम बॉन्ड बोलते हैं। अगर ऐसे कोई गुड्स है, कस्टम बॉन्ड है, साइन हुआ है, इन दैट केस ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय द डिफेंस फॉर्मेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो बेसिकली इफ़ एनी गुड्स आर बीइंग मूव्ड बाय और फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो फिर आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सप्लाई कर रहा है गुड्स या रिसीव कर रहा है गुड्स तो उसमें आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जाहिर सी बात है भाई, सरकार है उनकी। नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। देखो गुड्स नहीं जा रहे, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स जा रहे हैं, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स हैं, उसमें कुछ है नहीं, इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर क्या है, देखो ये तो जाहिर सी बात है ना, आपके अगर उसमें गुड्स ही नहीं है, एम्प्टी कार्गो कंटेनर है, तो उस गुड्स की वैल्यू 50,000 कहाँ से हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्या है, कंसाइनर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू और फ्रॉम बिटवीन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अ वे ब्रिज फॉर वेमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। इसका क्या मतलब हुआ ईजी लैंग्वेज में, देखो वे ब्रिज क्या होता है, जहाँ पे गुड्स को वे किया जाता है, ठीक है, उनका वज़न लिया जाता है। तो अगर वे ब्रिज से 20 किलोमीटर की दूरी तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और बंदे के पास, जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके पास डिलीवरी चालान है जिसमें डिटेल्स होती हैं गुड्स की, तो फिर ई वे बिल की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रेल वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। देखो फिर से वही जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई भी वही कंसाइनर है, वही गुड्स भिजवा रहे हैं थ्रू रेलवेज़, तो भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो गवर्नमेंट है तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है goods specified as exempt from e-way bill requirements in the respective state, union territory GST rules। देखो जीएसटी में हम पढ़ते हैं ना, CGST, SGST की सेंटर का अलग चलता है, स्टेट का कुछ और चलता है, तो कई स्टेट ने ना अपने खुद के रूल दिए हैं ई-वे बिल। तो अगर उस पर्टिकुलर स्टेट ने किसी गुड्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ है तो फिर आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एंड द लास्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स। अगर जो लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स है, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसमें से आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करें, इन दैट केस ऑल्सो ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब हमने ऊपर स्टेट की बात की थी ना, इस वाले पॉइंट में, सेकेंड लास्ट पॉइंट में हमने स्टेट की बात की थी कि स्टेट के कुछ अलग रूल्स होते हैं। तो हमें एक लिमिट अभी हमने ऊपर पढ़ी 50,000 की, कि हमें 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू की गुड्स अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ई वे बिल चाहिए होता है। बट कई स्टेट्स ने ना इस लिमिट को चेंज करके रखा है, तो वो लिमिट्स देख लेते हैं हम। देखो दिल्ली में, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन लोगों की लिमिट क्या है, 1 लाख। ठीक है, अगर आप 1 लाख से कम की वैल्यू के गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इन 4 स्टेट्स में, इन दैट केस आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे लिमिट 50,000 की नहीं है, 1 लाख की है। ठीक है, पंजाब में क्या है, 1 लाख फॉर स्पेसिफाइड गुड्स, मतलब कि स्पेसिफाइड गुड्स हैं, अगर जो लिस्ट में स्पेसिफाइड गुड्स के नाम से दिए गए हैं, अगर वो गुड्स हैं तो आपके लिए लिमिट 1 लाख की है। अगर नॉन स्पेसिफाइड गुड्स, नॉर्मल गुड्स हैं आपके, तो फिर आपके लिए लिमिट 50,000 की ही रहेगी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, मिज़ोरम में क्या है, 50,000 की लिमिट और कम कर दी है इन्होंने, और 10,000 की कर दी है, कि अगर आपके गुड्स 10,000 तक के भी हैं, 10,000 से ऊपर के हैं, तो आपको ई वे बिल की आवश्यकता है। आगे आते हैं, वैलिडिटी देखते हैं। ई वे बिल की वैलिडिटी वैसे 1 दिन की होती है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें और हैं जो हमें देखनी है। देखो, टाइप ऑफ कन्वेंस, 2 तरह के कन्वेंस होते हैं। एक होता है ओवर डायमेंशन, ये अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, और एक होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की एक स्टैंडर्ड साइज़ और वेट की लिमिट है ना, जो भी कार्गो इसको एक्सीड कर देती है उसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखती हैं, बहुत सारा कार्गो लिए हुए। नॉर्मल ट्रक्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। ठीक है, तो दोनों के लिए रूल्स अलग हैं, नॉर्मल गाड़ियों के लिए अलग है, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए अलग है। तो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए क्या रूल है आपका, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल 1 दिन की वैलिडिटी होती है, लेकिन 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते। ठीक है, 200 किलोमीटर पार हो गया तो आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करानी पड़ेगी। और फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स, अगर आप अगला जब भी 200 किलोमीटर आप मान लीजिए चलिए एक ई वे बिल पे, तो जब उसके बाद नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स आप और ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स, तो आपको 1 दिन और एडिशनल मिलेगा, आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करानी पड़ती है। और रही बात ओवर डायमेंशनल कार्गो की, तो इसके लिए भी आपकी लिमिट तो 1 ही दिन की होती है, बट लेस देन 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते आप। ठीक है, और ज़्यादा चलाना है तो वही बात कि आपको एक्सटेंड करानी पड़ेगी। एक्सटेंड कैसे कराते हैं, द जनरेटर ऑफ सच ई वे बिल हैज़ टू ईदर 8 आवर्स बिफोर एक्सपायरी और विद इन 8 आवर्स आफ्टर इट्स एक्सपायरी कैन एक्सटेंड द ई वे बिल वैलिडिटी। मतलब एक्सपायर होने के 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद में आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो। ये भी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, ई वे बिल पोर्टल पे बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट ई वे बिल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update.